दोस्तों आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स का 20 प्रश्नों का टेस्ट है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यह सभी प्रश्न आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। अगर वह सभी वीडियो नहीं देखे हमारा प्रीवियस वीडियो तो जल्दी से आप देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको आज हम 20 प्रश्न जो सबसे ज़्यादा बार आपको पूछा जाता है परीक्षा में वही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों। तो आप हमें लास्ट में 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न का आप आंसर जानते थे वो हमें लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ईमानदारी के साथ, ठीक है। तो चलिए फटाफट आज के हम वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं प्रश्न से आज के वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ये मात्रक होता है। पहला ऑप्शन दे रहा है डायोप्टर, दूसरा में दे रहा है प्रति मीटर, तीसरा में दे रहा है उपर्युक्त दोनों, और चौथा में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सभी प्रश्न का आंसर आपको पहले खुद से करना है, उसके बाद हमारा आंसर को देखिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये आपका टेस्ट है। तो लेंस की क्षमता का जो ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों वह क्या होता है, आप जानते होंगे डायोप्टर होता है। और पावर ऑफ लेंस का जो फार्मूला होता है, लेंस का क्षमता का जो फार्मूला होता है वह 1/f होता है। और f जो होना चाहिए दोस्तों यह मीटर में होना चाहिए, यानी कि यह जो हो गया 1/m हो गया, ठीक है। इसी को अगर हमको लिखना है तो m के पावर -1 लिख सकते हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे, प्रति मीटर, ठीक है। तो एक मेरा यूनिट हो गया डायोप्टर और एक मेरा हो गया प्रति मीटर, ठीक है, यानी कि उपर्युक्त दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट है, उपर्युक्त दोनों, ठीक है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या हो गया, उपर्युक्त दोनों। सभी प्रश्न हम पहले पढ़ा चुके हैं दोस्तों। तो आप अपना टेस्ट में कितना 20 में से कितना मार्क्स लाते हैं वो हमें ज़रूर बताइएगा ईमानदारी के साथ। चलते हैं अब दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर में कह रहा है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता का मान होगा। यानी 3 संधारित्र आपको दिया, 3 कैपेसिटर से दिया हुआ है, जिसका जो कैपेसिटी है वह C है, उसे जो है श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़ा जा रहा है। तो आपका जो परिणामी धारिता होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा वह कितना आएगा वह बताना है, ठीक है। आपको पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 3C, और दूसरा में दे रहा है 3/C, और तीसरा में दे रहा है 2C/3, और चौथा में दे रहा है C/3। तो दोस्तों हम पहले आपको बताए थे कि अगर संधारित्र जो है श्रेणी क्रम में अगर जोड़े गए हों तो उसका फार्मूला जो होता है, परिणामी फार्मूला निकालने यानी C इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला आप लोग को उम्मीद करते हैं याद होगा दोस्तों। तो देखिए हम पहले आपको आंसर खुद से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट बराबर जो होता है श्रेणी क्रम के लिए 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, यह मेरा जो होता है श्रेणी क्रम के लिए सीरीज के लिए फार्मूला होता है संधारित्र C इक्विवेलेंट निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है प्रत्येक की धारिता जो है C दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट बराबर जो हो जाएगा 1/C + 1/C + 1/C, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम निकाल के आ गया C आ गया, यहाँ पे 1 + 1 + 1, ठीक है, यानी कि 3 + 3/C हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको देखिए हम आगे लिखते हैं कि 1/C इक्विवेलेंट बराबर जो हो गया कितना हो गया 3/C। तो इसी को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, मेरा C इक्विवेलेंट बराबर जो हो गया, मैंने परिणामी धारिता बराबर जो हो गया वह C/3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरा देखिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, मेरा डी ऑप्शन में मिल रहा है C/3, ठीक है। तो पहले ये सभी हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों। आप जो है आप नहीं देखे वीडियो तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि जो है ये सभी हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा तीसरा नंबर में कह रहा है कि आवेश का बीमा होता है। पहला ऑप्शन में दे रहा है 80, दूसरा में दे रहा है A⁻1T, और तीसरा में दे रहा है A और T⁻1, और चौथा में दे रहा है A और T⁻2। तो देखिए आवेश यानी चार्ज का जो यूनिट यानी डायमेंशन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो आपको बताना है कि इसका जो डायमेंशन होगा वह क्या होगा। तो पहले आप खुद से सोचिए। देखिए हम बताए थे आपको कि Q = फार्मूला होता है वह IT होता है, ठीक है। Q = फार्मूला होता है IT। तो यहाँ से मेरा अगर आपका चार्ज का डायमेंशन अगर आप निकालते हैं तो वह I को जो होता है
आई का जो होता है करंट होता है, तो करंट का डायमेंशन होता है ए, ठीक है। और टी मेरा टाइम है, तो टाइम का जो होता है डायमेंशन वो होता है टी, यानी कि चार्ज का डायमेंशन जो होगा वह ए टी होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में दे रहा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा चौथा नंबर में करे कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, यानी कोई भी वस्तु है उसको आप चार्ज कर रहे हैं तो उसका जो द्रव्यमान होगा वह क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रहा है बढ़ता है, दूसरा दे रहा है घटता है, तीसरा दे रहा है अचल रहता है और चौथा बढ़ या घट सकता है। तो दोस्तों आपको यह भी प्रश्न हम पहले करा चुके हैं। तो जब भी किसी भी बॉडी को अगर आप आवेशित किया जाता है उसको, तो उसका जो द्रव्यमान होगा उस बॉडी का, उस वस्तु का बढ़ या घट सकता है, ठीक है। वह चार्ज पर डिपेंड करता है दोस्तों कि वह मैंने आप पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं या नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, बढ़ या घट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध, यहाँ पे विद्युत परिपथ होगा दोस्तों, ठीक है, कि किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है अनंत। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन में शून्य, तीसरा में धनात्मक, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है दोस्तों वह क्या का योग जो होता है वह क्या होता है, ठीक है। तो इसका योग जो होता है दोस्तों वह शून्य होता है, ठीक है। यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, शून्य होता है। यह किरचॉफ का फर्स्ट रूल है, ठीक है। विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह शून्य के बराबर होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मेरा छठा नंबर में कह रहा है कि पी टाइप अर्धचालक के मुख्य धारावाहक होता है। दोस्तों पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसका मुख्य धारावाहक जो होता है वह कौन होता है। पहला ऑप्शन है होल, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा में प्रोटॉन, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पी टाइप अर्धचालक का जो मुख्य धारावाहक होता है दोस्तों वह होल होता है, ठीक है, होल। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है, होल। और एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जाता है दोस्तों कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो होता है मुख्य धारावाहक क्या होता है। तो एन टाइप अगर रहेगा दोस्तों, एन टाइप अगर रहेगा तो वहाँ पे जो हो जाता है वह इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। आप याद रखिएगा, इस प्रश्न को भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अगर एन टाइप अगर पूछेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, और जब पी टाइप पूछेगा तो वहाँ पे होल होता है, ठीक है। आप दोनों याद रखिएगा, दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर नहीं किए तो प्लीज़ अपने दोस्तों में से शेयर भी ज़रूर करिएगा, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर की ओर। 7 नंबर में कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। तांबा, सोना, चांदी, जस्ता। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक यानी कि सबसे जो गुड कंडक्टर होगा वह कौन होगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो दोस्तों सबसे अच्छा चालक वही होगा जो उसमें, कहने का मतलब यह मेरा कोई वायर है तो अगर इसमें अच्छा चालक उसी को कहा जाएगा जब इसमें जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा सबसे कम होगा, ठीक है, यानी रेसिस्टिविटी जो होगा सबसे कम होगा। तो दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वह चांदी होता है, ठीक है, चांदी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, चांदी, ठीक है। यह आपको पिछले ईयर का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो सी ऑप्शन चांदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां में कर है कि ऑप्टिकल फाइबर के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। व्यतिकरण, प्रकीर्णन पर, अपवर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है दोस्तों वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है, ठीक है, कार्य करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन मेरा 9 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पहला ऑप्शन दे रहा है डायनेमो, दूसरा में दे रहा है विद्युत मोटर, तीसरा में दे रहा है आमीटर, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको पूछा जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को आपको विद्युत ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो होता है वह कौन है, ठीक है, कौन सा यंत्र जो है आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे डायनेमो जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायनेमो, ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, ठीक है, यानी कि इसका उल्टा, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करेगा, तो वह जो होता है
विद्युत मोटर, ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा, विद्युत मोटर, ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 10वें नंबर पे। 10 में कह रहे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है दोस्तों वह किसके बराबर होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको यह भी प्रश्न हम करवा चुके हैं, तो दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा कि 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है वह किसके बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3.6 × 10⁻6 जूल। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा 11 नंबर, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, और आप हमें कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो होता है दोस्तों उपयोग किस में किया जाता है। पहला ऑप्शन दे रहा है सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापन में, दूसरा मतलब सिर्फ अल्प प्रतिरोध के मापन में, उच्च और अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में, और विभवांतरों के मापन में। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज का जो उपयोग किया जाता है वह किस में किया जाता है। तो जल्दी से आप आंसर इसका पहले खुद से सोचिएगा आंसर, उसके बाद हमारा देखिएगा। तो हम पहले बताए थे दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज का जो उपयोग किया जाता है वह उच्च और अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है, उच्च और अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में। अगला क्वेश्चन मेरा 12 नंबर। 12 में कह रहा है कि 1 HP यानी हॉर्स पावर बराबर होता है, 1 अश्व शक्ति बराबर जो होता है दोस्तों वह कितने के बराबर होता है, 736 वाट के, 764 वाट के, 746 वाट के और 846 वाट के। तो दोस्तों आपको हम पहले बता चुके हैं कि 1 HP जो बराबर होता है वह 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, हमें सी ऑप्शन में इसका आंसर दे रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको हम पहले बताए हैं कि पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता का जो फार्मूला होता है वह 1/f होता है, और f जो होना चाहिए दोस्तों यह मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कहने का मतलब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इसको अगर आप सेंटीमीटर में कर देते हैं तो 100/f हो जाता है, ठीक है, 100/f। अब f यह मेरा हो गया, यह सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब इसमें हम वैल्यू धर सकते हैं। तो देखिए मेरा पावर बराबर जो दिया हुआ है वह 2 डायोप्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरा फार्मूला पहले लिख लेते हैं 100/f। तो पावर बराबर देखिए हमें 2 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 2 बराबर 100/f। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो f बराबर जो आ जाएगा 100/2 आ जाएगा। इसको अगर आप काटिएगा तो यहाँ पे 50 टाइम्स में कट जाएगा, तो यानी कि मेरा f बराबर जो हो गया 50 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं दोस्तों, बस इस फार्मूला को आप याद रखना है, p बराबर जो होता है वो 100/f सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को फार्मूला में यहाँ पे p बराबर मेरा 2 डायोप्टर दिया हुआ है, तो 2 यहाँ पे देखिए इधर दिए और मेरा इतना आंसर आ गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा 14 नंबर। 14 नंबर में करें कि लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, आवेश के, द्रव्यमान के, ऊर्जा के, संवेग के। यह प्रश्न आपके परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार मैंने बार रिपीट होने वाला प्रश्न है दोस्तों, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लेंज का नियम जो है दोस्तों वह ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ऊर्जा के संबंध से मैंने संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन मेरा 15 नंबर। 15 नंबर में कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होने का कारण है, परावर्तन है, दूसरा अपवर्तन है, तीसरा छितराव यानी स्कैटरिंग, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त जब भी होता है दोस्तों तो आप देखे होंगे कि आसमान में सूर्य का रंग जो होता है लाल हो जाता है, ठीक है। तो लाल होने का कारण क्या होता है, तो यह स्कैटरिंग प्रकाश का जो होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, छितराव होता है, स्कैटरिंग होता है, ठीक है। इसी कारण जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो होता है लाल प्रतीत होता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि लाल कलर का जो होता है, लाल कलर का जो होता है वह स्कैटरिंग जो होता है सबसे कम होता है, ठीक है, और बैगनी कलर का सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसलिए जो है सबसे कम होगा, इसलिए हमें लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, स्कैटरिंग। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर में करें कि निम्नलिखित में से कौन
सही संबंध है, यानी निम्नलिखित में जो है कौन सही संबंध है। दोस्तों अगर आप हमारा और भी दूसरा सब्जेक्ट फिजिक्स का देखना चाहते हैं तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अन्यथा आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। उसमें काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवा चुके हैं दोस्तों, उसी का आज टेस्ट लिया जा रहा है। तो प्लीज़ आप वो सभी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी शानदार तैयारी आपको कराया जा रहा है। दोस्तों अगर आपका 400 प्लस मार्क्स का आपका टारगेट है परीक्षा में लाने का, तो दोस्तों आप अभी से ही शुरू से ही मेहनत करते चलिए, सभी सब्जेक्ट को अच्छे तरह से पढ़ते चलिए, पूरा आप रूटीन को मेंटेन करते चलिए, तभी आप इस मुकाम में हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप शुरू से ही स्टडी अपना जारी रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए आप शुरू से ही अच्छे सभी प्रश्न को आप याद करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का आंसर आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही संबंध है। पहला ऑप्शन दे रहा है म्यू बराबर साइन सी, दूसरा ऑप्शन में दे रहा है म्यू बराबर 1/sin c, तीसरा में दे रहा है सी बराबर साइन म्यू, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इसमें सही संबंध बताना, यानी करेक्ट रिलेशन जो है कौन है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पहले हम बताए थे कि म्यू बराबर जो होता है 1/sin c होता है। ठीक है, साइन सी। तो यहाँ म्यू जो है मेरा अपवर्तनांक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और सी मेरा जो है क्रिटिकल एंगल है। दोनों में रिलेशन जो होता है दोस्तों, यही रिलेशन होता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, म्यू बराबर 1/sin c। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मेरा 17 नंबर कि हमारे रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे रेटिना पर जो होता है वह किस तरह का इमेज बनता है। पहला ऑप्शन दे रहा है वास्तविक और उल्टा, दूसरा में दे रहा है वास्तविक और सीधा, तीसरा में दे रहा है काल्पनिक और सीधा, और चौथा में काल्पनिक और उल्टा। तो दोस्तों आपको हम पहले भी बताए हैं कि रेटिना पर जो हमारे आँख में किसी भी बॉडी को हम देखते हैं तो हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, तो यानी ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो वास्तविक और उल्टा बताए। दोस्तों यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे आँख में जो लेंस है दोस्तों वह कौन सा लेंस है। ठीक है, यानी हमारे आँख में जो है कौन सा लेंस रहता है, तो वह उत्तल लेंस रहता है। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा, उत्तल लेंस रहता है हमारे नेत्र में। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर पे। 18 में कह रहा है कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला एक बुलबुला लेंस की तरह व्यवहार करता है, यानी मैंने पानी के अंदर एक हवा का एक बुलबुला है। ठीक है, तो वह किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, उत्तल लेंस की तरह, अवतल की तरह, दोनों की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला रहता है वह अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस की तरह। अगला क्वेश्चन 19 नंबर 19 में कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में पीला रंग का मान होता है, 3 होता है, 4, 5, 6, यानी आपको कार्बन प्रतिरोध में जो कलर कोड में पीला येलो कलर के लिए आपको वैल्यू बताना है। तो दोस्तों आपको हम पहले भी आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा चुके हैं दोस्तों। अगर आपको अभी तक नहीं याद किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में इसे 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप अभी से अब इस बार हम फिर बता दे रहे हैं दोस्तों, आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए हम आपको ट्रिक बताए थे कि बी ठीक है, रोए जीवी के लिए। ठीक है, इस तरह से आपको हम ट्रिक बताए थे, यानी बीबी जो है रो रही है जीवी के लिए। ठीक है, तो इसका मेरा अब देखिए इसका इसका फुल मैंने क्या है मतलब। तो बी से मेरा आप याद रखिएगा ब्लैक, और बी से हो गया ब्लैक, यह हो गया ब्राउन, यह हो गया रेड, यह हो गया ऑरेंज, यह हो गया येलो, और यह हो गया ग्रीन, और यह हो गया ब्लू। ठीक है, तो आप इस तरह से आप याद रखिएगा। यहाँ पे नंबरिंग देखिए किस तरह से होता है, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, यहाँ पे 5। तो यहाँ पे देखिए यह मेरा ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, और यह ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पीला यानी येलो। ठीक है, येलो कलर के लिए पूछा जा रहा है, तो देखिए येलो कलर के लिए मेरे कितना आया है कोड में, यहाँ पे 4 आया। ठीक है, यानी कि पीला कलर के लिए हमें 4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, यही अगर आपसे पूछा जाता कि रेड कलर के लिए क्या होता है, तो देखिए रेड कलर के लिए कितना होता है, 2 होता है। आपको ट्रिक याद रखना है कि बीबी रो जीबी के लिए। ठीक है, इस तरह से आप ट्रिक याद करके आप बहुत ही आसानी तरीके से याद करके आप 2 मार्क्स कन्फर्म अभी से ही आप कन्फर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन चलते हैं 20वां नंबर के और। तो यह मेरा लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों में, और इनमें से कौन नहीं। तो दोस्तों अमीटर को जो है विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। और दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि अमीटर का जो है प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है। तो अमीटर का प्रयोग जो है दोस्तों विद्युत धारा को मेजर करने के लिए किया जाता है, यानी विद्युत धारा को मापन में किया जाता है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। और दोस्तों आपका एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ सकता है कि जो होता है वोल्ट मीटर जो होता है परिपथ में जोड़ा जाता है, यानी किस तरह से वोल्ट मीटर को परिपथ में किस तरह से जोड़ा जाता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और ये वोल्ट मीटर से हम लोग जो है विभवांतर को मेजर करते हैं। ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन और आपको हम बता दिए। ठीक है, ये भी आप याद जरूर रखिएगा। तो दोस्तों फाइनली हम 20 प्रश्न का आंसर आपको हम बता दिए हैं। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि 20 में से आप 20 प्रश्न आप ज़रूर सही किए होंगे। ठीक है, आपका कितना प्रश्न सही हुआ है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 20 में से आप कितने प्रश्नों का आंसर आप सही किए हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक काम और करिएगा कि 20 प्रश्न देखने के बाद आप जो भी प्रश्न का आंसर आपसे का गलत हुआ है, ठीक है, जो भी प्रश्न का आंसर आपका गलत हुआ है तो उसे आप अभी से ही कॉपी में नोट करते चलिएगा। वह प्रश्न को आप 1 2 3 4 बार आप देखकर पढ़कर आप याद कर लीजिएगा, तो आप उसे आसानी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो भी प्रश्न गलत हुआ है उसे आप ज़रूर से ज़रूर अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, तभी आपका इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो आप 20 में से कितने सही किए आप हमें ज़रूर लास्ट में बताइएगा। और दोस्तों यह आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों तो चलते हैं, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।